नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। बजट तो बीत गया, लेकिन बजट का गुणागणित जारी है। इस बार वित्त मंत्री का फोकस आर्थिक विकास, बुनियादी ढांचे का विस्तार, एमएसएमई, फ्यूचर सिटीज और मिड इनकम को राहत देने पर रहा। तमाम इंडस्ट्री बजट के ऐलानों को डिकोड करने में लगी है। रियल एस्टेट सेक्टर को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में काफी कुछ मिला, लेकिन वो नहीं मिला जो विश लिस्ट हम बजट से पहले देख रहे थे। लेकिन फिर भी 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए निल वैल्यू की अनुमति, रेंट पर टीडीएस 2,40,000 से बढ़ाकर 6 लाख किया गया। स्वामी फंड 2.0 के लिए 15,000 करोड़ का ऐलान, शहरी विकास के लिए 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड, जीसीसीज के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करने की बात की गई है। तो ये वो तमाम ऐलान थे जो वित्त मंत्री की ओर से किए गए। हम रियल एस्टेट सेक्टर के स्टेक होल्डर्स से, अलग अलग वर्टिकल्स के दिग्गजों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का बजट उनकी नजर में कैसा रहा। इसी क्रम में आज हमारे साथ शानदार एक पैनल मौजूद है। हमारे साथ हैं प्रदीप अग्रवाल, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, गुलाम जिया हैं, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नाइट फ्रैंक इंडिया, सौरभ गर्ग हैं, को फाउंडर NoBroker.com और सौरभ वोरा, फाउंडर अलाइव। तो बहुत स्वागत करेंगे आपका प्रदीप जी, गुलाम जी, सौरभ गर्ग जी और सौरभ वोरा जी। सबसे पहले प्रदीप सर आपके पास आते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि हमने बजट से पहले विशलिस्ट पर बात की थी। आपने कहा था कि विशलिस्ट वही है जो बीते कई सालों से है। इस बार उम्मीद थी, लेकिन इस बार उस विशलिस्ट पर तो निराशा हाथ लगी, लेकिन उसके बदले वित्त मंत्री ने रियल एस्टेट के फाउंडेशन को मजबूत करने वाले कई ऐलान किए हैं। आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस पर? तो दीपक जी नमस्कार। बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये जो बजट था, इसमें अगर हम रियल एस्टेट की बात करें तो रियल एस्टेट के लिए वहाँ पर डायरेक्टली कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जो मुझे लगता है कि रियल एस्टेट और पूरे कहीं ना कहीं देश के इकोसिस्टम पर जो इम्पैक्ट करता है। आप ये देखिए, जो 7 लाख रुपए का जो सैलरी का अमाउंट था, उसको बढ़ाकर जो 12 लाख रुपए तक निल रेट ऑफ डिडक्शन किया है कि कोई टैक्स नहीं लगेगा 12 लाख रुपए तक की इनकम पर। वो मुझे लगता है एक मास्टर स्ट्रोक रहा है इस बजट का, जिसने जितने भी ऐसी एरिया जहाँ पे स्पेंडिंग हो सकती है, उन सबके अंदर एक अच्छी खासी उम्मीद जगाई है। मैं रियल एस्टेट को बिलोंग करता हूँ, तो मुझे लगता है कि एक आप कॉमन मैन के नज़रिए से समझिए कि अगर हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं और उनकी हाउस होल्ड इनकम 24 लाख रुपए है, तो वो लगभग 1,25 लाख रुपए से 1.5 करोड़ रुपए तक का मकान आराम से खरीद सकते हैं, जिसके अंदर उनका जो होम लोन है वो 1 करोड़ रुपए का आराम से अप्रूव हो सकता है, जिसके अंदर उनकी लगभग 14,000 रुपए ईएमआई पर मंथ की जो ईएमआई वो पे करेंगे, उसके अंदर वो पैसा उनका लग सकता है, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी रिलीफ है। आप ये देखिए कि किसी भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जरूरी होता है कि डायरेक्ट उसकी जेब में क्या पैसा बच रहा है। और ये जो बजट का जो मास्टर स्ट्रोक रहा, इसने कहीं ना कहीं मुझे बहुत बूस्ट दिया। और एक दो चीजें जो इसके अंदर एक 1 लाख करोड़ रुपए का जो फंड है, जो 9 सिटीज के लिए अलोकेशन किया गया है, जिसके अंदर जो हमारी सिटीज हैं उनको आज बहुत ज्यादा जरूरत है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर हो। थोड़ा सा जो एक वर्ल्ड क्लास सिटी की जब बात करते हैं तो वैसी सिटीज होनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। और बेहतर इंफ्रा करने के लिए, बेहतर बेटरमेंट, बेटर लाइफ करने के लिए एक 1 लाख करोड़ रुपए के फंड का मॉडल बनाया गया है, जिसके अंदर पीपीपी मॉडल को भी अप्लाई किया जाएगा। हम्म। एंड एक जो स्वामी फंड है, उसके अंदर लगभग 40,000 घर, उनके लिए लगभग 15,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेशन किया गया है। हम्म। वैसे तो अभी लगभग 5 लाख से भी ज्यादा ऐसे घर हैं जो इंस्टॉल्ड हैं, उनको पूरा होने की जरूरत है। लेकिन एक अच्छी एक पहल है, गवर्नमेंट की सेंसिटिविटी दिखाती है कि बिल्कुल। इसके अंदर जो लोगों को घर मिलने वाले हैं उनके हम्म। लिए उम्मीद बढ़ी है। तो नटचल मुझे अच्छा लगा बजट के अंदर। ऐसा कुछ नेगेटिव नहीं लगा कि हम्म। जिसके ऊपर मुझे लगे कि कुछ कमेंट किया जाए। गुलाम सर, जैसा कि प्रदीप जी का रुख इस बजट को लेकर काफी पॉजिटिव है, जाहिर तौर पर लॉन्ग टर्म विजन के लिहाज से बेहतर कहेंगे, लेकिन जिन बातों ने रियल्टी एक्सपर्ट्स का ध्यान खींचा, जीसीसीज के लिए नेशनल गाइडेंस फ्रेमवर्क लॉन्च करना हो, या 120 रीजनल एयर कनेक्टिविटी की बात हो, या फिर 50 नए पर्यटन क्षेत्र डेवलप करने की बात हो, क्या इसे हम एक ऐसे ऐसे तौर पर देख सकते हैं कि सरकार का फोकस अब टीयर 2 शहरों में कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ाने पर दिख रहा है? आपकी क्या राय है इस पर? आपने जिन 2 कारणों का यहाँ पर ब्यौरा दिया है, केवल यही 2 कारण नहीं है जिसके चलते
टीयर 2 सिटीज का जो ग्रोथ है वो और तेजी से बढ़ेगा। जाहिर सी बात है ये दोनों भी उसमें एक अहम रोल प्ले करेंगे। लेकिन इसके अलावा चाहे अगर आप वो मैन्युफैक्चरिंग पुश की बात कर लें, वेयरहाउसिंग, लॉजिस्टिक्स, ये सबके ऊपर जो कुछ फोकस पिछले कई वक्तों से चल रहा है और अब भी जारी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो फोकस है वो जारी है। आप केवल एयरपोर्ट्स की बात कर रहे हैं, उसके अलावा भी जो स्पेशली रोड्स और ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पर भी जो खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें कुल मिलाकर भारत का जो एक्सपांशन है, केवल इकोनॉमिक ही नहीं, ज्योग्राफिकल एक्सपांशन को भी और बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। जीसीसी जाहिर सी बात है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स पिछले 3 सालों में एक बहुत बड़े ऑक्यूपायर के तौर पर उभरे हैं, जो कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस का बहुत बड़ा ड्राइवर रहा है और उसको भी आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि काफी ग्रोथ होगी। लेकिन इमीडिएटली हम ये अगले कम से कम चंद सालों में, 3-4 सालों में बहुत बड़ा शिफ्ट नहीं देखेंगे। हर बार जब इस तरह की कोई भी एक एक नया ड्राइवर सामने आता है, इससे पहले जब हमने आईटी में आईटीईएस, बीपीओ, इस तरह के जो भी आए थे, उस समय हमने कहा था कि अब हम टीयर 2 शहरों की तरफ मुकाम होगा, नए शहर ऑफिसेस बनाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। आज भी हमारा जो तकरीबन 980 मिलियन स्क्वायर फीट का जो ओवरऑल ए ग्रेड ऑफिस है, तकरीबन 1000 मिलियन स्क्वायर फीट की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है, इसका तकरीबन 90 से 95% आज भी टॉप 7 शहरों में ही है। और ये चीज आगे भी चलती रहेगी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, प्लीज समझें कि ये बहुत ही ज्यादा हाई कैपेबिलिटी वाले रिसोर्सेज की आवश्यकता है यहाँ पर, और इनको इमीडिएटली अगले टीयर 2 या टीयर 3 शहरों की तरफ मुतवज्जो होते हम नहीं पाएंगे, कम से कम शॉर्ट टू मीडियम टर्म में तो नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा जिन चीजों का जिक्र मैं कर रहा था, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज हो, चाहे वो लॉजिस्टिक्स एक्सपांशन हो, उन पर काम बरकरार है। और उसके चलते जाहिर सी बात है वो जो टीयर 2 टीयर 3 सिटीज का आप जिक्र कर रहे हैं, उनमें ग्रोथ होता हुआ चलेगा और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, पर केवल जीसीसी उसका कारण नहीं होंगे। बिल्कुल, सिर्फ जीसीसीज छोटे शहरों में ग्रोथ का आधार नहीं बनेंगे, बड़े कई और कारण भी हैं जिनमें जीसीसीज भी एक है। सौरभ गर्ग जी, आपकी इस बार के बजट ऐलानों पर क्या प्रतिक्रिया है? जो उम्मीद थी और जो मिला है, कितने संतुष्ट हैं इससे? हाँ दीपक जी, आप जो बोल रहे हैं तो उसमें मेरा मिक्स्ड वो है रिस्पॉन्स। इसमें मुझे लगता है कि जो ये 12 लाख वाला है ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा मिड इनकम हाउसिंग के लिए। मतलब मुझे लगता है कि 50 लाख से 1.5 करोड़ की जो घर हैं उसको काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जैसा प्रदीप जी ने ये बताया कि अगर एक सिंगल अर्नर है तो 12 लाख तक टैक्स फ्री हो गया, अगर फैमिली में दोनों अर्न कर रहे हैं तो 24 लाख का है। तो डेफिनेटली उस वाले उसमें काफ़ी ज़्यादा लोग आप सोचेंगे कि हम खरीद सकते हैं, ईएमआई बिकम्स ईजियर एंड इट्स मच मोर पॉसिबल टू बाय दोज हाउसेस। हमारा काफ़ी इसमें था कि अफोर्डेबल हाउसिंग पे कुछ होना चाहिए, उसमें कुछ दिखा नहीं इस बार। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कई बार डिस्कस करा है कि अफोर्डेबल हाउसिंग में डिमांड बहुत ज़्यादा है बट सप्लाई नहीं है, एंड वी नीड टू सॉल्व फॉर दैट। तो अगर इस बजट में कुछ उस रास्ते पे आता तो काफ़ी बेटर होता, बट वो हमने मिसिंग देखा है। तो वो एक मुझे लगता है कि इस बजट में अगर कुछ वैसा कर पाते तो थोड़ा बेटर रहता। बाकी जो टीडीएस वाला और सेकंड हाउस वाला, आई थिंक वो थोड़ा हैसल कम हो गया है उससे। बट अगर मैं रेंटल के हिसाब से सोचूं तो एक बहुत बड़ा ज़रूरत है कि लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज, मोर देन 1 करोड़ हाउसेज हमारे सिटीज में लॉक्ड हैं, जो कि खाली हैं, लॉक्ड हैं और ओनर्स रेंट पे देना नहीं चाहते हैं। तो अगर उसके लिए कुछ प्रोविजन आता, जैसा कि आई थिंक 3 साल पहले हमने मॉडल टेनेंसी एक्ट के बारे में सुना था, अभी तो कुछ स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट भी नहीं किया है, वो शायद दो या 3 स्टेट्स ने इम्प्लीमेंट करा है। अगर उस डायरेक्शन में कुछ सोचा जाता तो शायद काफ़ी बेटर होता, बिकॉज काफ़ी हाउसिंग शॉर्टेज है अर्बन सिटीज़ में, और ये जो हाउसेज लॉक्ड हैं वो राहत दे सकते थे टेनेंट्स को, शायद थोड़े रेंट्स भी बेटर हो जाते। तो उस पर मुझे लगता है कि थोड़ा मिसिंग है। सौरभ वोरा जी, आपसे समझना चाहेंगे, 50 नए पर्यटन स्थल डेवलप करने की जो बात की गई है, रीजनल एयर कनेक्टिविटी से फ्रैक्शनल ओनरशिप को कितना बूस्ट मिलेगा? नमस्कार दीपक जी। तो नमस्कार सर। मुझे लगता है कि सेकेंड होम इंडस्ट्री की अगर मैं बात करता हूँ, तो जो डायरेक्ट 2 बेनिफिट बहुत क्लियरली सामने दिख रहे हैं। पहला बेनिफिट तो ये है
जो सेल्फ सेकंड होम वाली इन्होंने बात करी है कि अगर कोई जना दिल्ली, बंबई, कोई बड़े शहरों पे रहता है, वो अगर कोई दूसरे घर पे निवेश करना चाहते हैं, चाहे वो गोवा हो जाए, अलीबाग हो जाए, ना तो मुंबई के आसपास वाले जो अपनी लोकेशंस है, अब अगर वो खुद के लिए अगर वो घर खरीदते हैं तो उनको डीम्ड रेंटल इनकम नहीं लगेगा। तो एक वो बहुत बड़ा बेनिफिट है एटलीस्ट फॉर सेकेंड होम इंडस्ट्री। सेकेंड, जो आपने अभी चीज बोली कि जो टॉप 50 टूरिज्म डेस्टिनेशन को प्रमोट करने की बात है, चाहे वो अयोध्या, प्रयागराज जैसी स्पिरिचुअल जगह हो, चाहे वो बाकी की कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो, उसको जो गवर्नमेंट प्रमोट करने की बात कर रही है अलॉन्ग विथ ये वाला जो बेनिफिट है सेकेंड होम खरीदने वाला, तो ये दो बेनिफिट मिला के इस इंडस्ट्री को, सेकेंड होम इंडस्ट्री को काफी बड़ा मुझे बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। और हम लोग ये डे टू डे पे देखते भी थे कि काफी लोग दूसरा घर इसलिए निवेश नहीं करते थे क्योंकि उनको तो लगता था कि टैक्स का इम्प्लीकेशन आ जाएगा। तो ये एक डायरेक्ट बेनिफिट मेरे को सेकंड होम इंडस्ट्री के लिए तो काफी बड़ा दिख रहा है, चाहे वो रीजनल सेकंड होम मार्केट हो या तो नेशनल सेकंड होम मार्केट हो जहां पैन इंडिया लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं। तीसरा बेनिफिट जो इनडायरेक्ट है, जो प्रदीप जी, सौरभ जी और सबने कही बात कि जो 12 लाख तक की रेंटल की छूट है, तो बाय डिफॉल्ट कंजम्पशन इनकम लोगों के हाथ में ज्यादा आ रही है, जिससे वो ओवरऑल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके लिए डिस्पोजेबल इनकम उनको ज्यादा मिल रही है। तो मुझे लगता है ये दोनों तीनों बेनिफिट जो मिल रहे हैं, कुल मिला के सेकेंड होम इंडस्ट्री इंडिया में यहाँ से इस साल तो मेरे को काफी आगे बढ़ते हुए दिख रही है। प्रदीप सर, जैसा कि हमने हर बजट में देखा कि रियल एस्टेट को कुछ मिले न मिले, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग पर कुछ ऐलान तो होते ही थे, लेकिन इस बार तो सस्ते घरों का पूरा चैप्टर ही साफ हो गया, जिक्र तक नहीं हुआ। क्या सस्ते घरों से फोकस हट रहा है? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि अफोर्डेबल हाउसिंग से फोकस हट रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को पता है बिना अफोर्डेबल हाउसिंग की सप्लाई के इस देश में, जब हम इस देश को विकसित भारत की बात कर रहे हैं कि 2047 में विकसित भारत होगा, तो इसका मतलब होगा हर परिवार के पास एक घर होगा, और वो घर अफोर्डेबल हाउसिंग के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये तो मैं नहीं मान सकता कि उनका फोकस हट रहा है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं एक ये पॉइंट मिसिंग मान रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं था। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग में, जैसे हम पहले भी जो प्री बजट भी डिस्कशन करते रहे, जो प्राइस ब्रैकेट है, जो अभी डेफिनेशन 45 लाख दी गई है, मार्केट में प्राइजेस काफी ज्यादा चेंज हो गए, और उसको बढ़ाकर अगर 75 लाख से 1 करोड़ रुपए किया जाता, तो उससे गवर्नमेंट को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला था, वो रेवेन्यू का बहुत बड़ा सोर्स था। लेकिन यानी मुझे लगता है ये पॉइंट कहीं ना कहीं मिस हुआ है। एंड अगर इसे किसी भी दूसरे तरीके से फिर से किसी तरीके से अनाउंसमेंट कर पाएंगे तो इट वुड बी बेटर। अदरवाइज आप देखिए, सप्लाई पहले ही अफोर्डेबल हाउसिंग की काफी ज्यादा कम हो चुकी है, क्योंकि लैंड प्राइसेस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, और दूसरा जो 45 लाख रुपए की जो डेफिनेशन अफोर्डेबल हाउसिंग की दी गई है, उसके अंदर आज मेट्रो सिटीज या उनके सबब में, मेट्रो सिटीज की तो भूल ही जाइए, उनके सबब के अंदर भी जो घर मिलना है वो इम्पॉसिबल हो चुका है। तो ऐसे में सप्लाई नहीं होगी, तो आप ये मान के चलिए अनरेगुलराइज कॉलोनीज जो हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा बनेंगी, और जो एक कॉमन मैन है वो कहीं ना कहीं रेंटेड घरों में ही रहता रहेगा। ये मुझे लगता है एक कहीं ना कहीं ट्रबलमेटिक एरिया है, और ये गवर्नमेंट को किसी आने वाले वक्त में एड्रेस करना ही होगा। अदरवाइज मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद खुद ही रियलाइज हो जाएगा कि ये बड़ी मिस्टेक थी। तो मैं, यानी मुझे लग रहा था कि इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर कुछ आएगा, वो पॉइंट मुझे मिस लगता है। गुलाम सर, स्वामी 1.0 हमने देखा काफी सक्सेसफुल रहा। 50,000 से अधिक घर डिलीवर हुए स्वामी के द्वारा। अगले 2 साल में 20,000 घर प्रति वर्ष डिलीवर करने का लक्ष्य रखा गया है। स्वामी 2.0 के लिए 15,000 करोड़ का आवंटन एनसीआर के अटके घरों के लिए कितना बड़ा असर डालेगा? और दूसरी बात गुलाम सर, तमाम एक्सपर्ट्स ने इस बात पर चिंता जताई है कि स्वामी की रफ्तार स्लो है और रकम छोटी है। दरअसल ओवरऑल अगर हम देखें पूरे देश में जो अटके घर हैं उनको पूरा करने के लिए कम से कम 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। यहाँ मैं 2 बातों का जिक्र करना जरूरी महसूस करता हूँ। पहली चीज तो ये कि जो अफोर्डेबल हाउसिंग की डेफिनेशन का चर्चा चल रहा है, इस पर मैं ये सामने रखना चाहूंगा कि ये हम जिस चीज का जिक्र कर रहे हैं वो बजट डॉक्यूमेंट है, फाइनेंस बिल है। इसमें डेफिनेशंस वगैरह पर इतना फोकस ना हो, इससे कोई हमें ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेमोरी जॉग करें, आज से 6 महीने पहले, तकरीबन शायद अक्टूबर में, जब प्रधानमंत्री आवास योजना का डॉक्यूमेंट आया था 2.0, उसमें बहुत सारे ये मसाइल हल होते हुए दिख रहे थे। जाहिर सी बात है, जो ट्रांजिशनरी पीरियड था पी में ओरिजिनल टू पी में 2.0,
के दरमियान कुछ 1.5 का अंतर हुआ, जिसके कारण अफोर्डेबल हाउसिंग के कंस्ट्रक्शन पे, सप्लाई साइड पे एक बहुत बड़ी चोट लगी है। लेकिन महज ये समझ लेना कि बजट ही वो वाहिद डॉक्यूमेंट है जो हमारे सारे अफोर्डेबल हाउसिंग के मसाइल को हल करेगा, ये दुरुस्त नहीं है। अब आते हैं स्वामी फंड की तरफ। ये बहुत अच्छा कदम है। जैसा कि हम नंबर्स देखते चले आ रहे हैं कि तकरीबन 3 से 5 लाख के दरमियान के मकानात मुख्तलिफ मकामात पर अटके पड़े हैं, और उनको मुकम्मल करना वो सारे खरीदारों के लिए जो यहाँ इन सारी मसाइल में उलझे हुए हैं, उनके मदद के लिए बहुत जरूरी है। तो ये जो फंड पहले शुरू हुआ था, बहुत अच्छी तरह से उस पर काम हुआ है, और आप जैसे बता रहे हैं तकरीबन 1 लाख के दरमियान के आसपास मकान ओरिजिनल जो स्वामी है उसके अंतर्गत डिलीवर हो चुके हैं या हो रहे हैं। अब जो अगला फेज जिसका इन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये समझें कि ये तो पहला साल है ना। अगले 4 या 5 सालों में भी इसी प्रकार अगर 15,000 की तरह 8,000, 10,000 आते चले जाएं, तो जाहिर सी बात है आप जिस मकाम की बात कर रहे हो 3 लाख करोड़, उससे मैं सहमत नहीं हूं। उतने बड़े अमाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी लास्ट माइल फंडिंग है। और दूसरी चीज, स्वामी का जो ओवरऑल फॉर्मुलेशन है वो भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो अफोर्डेबल हाउसिंग पर ही फोकस है। आप ये नहीं समझ सकते कि जो सुपर लग्जरी हाउसेस जो अटके हुए हैं उनको इस फंड से इन्वेस्टमेंट मिलेगा और कैपिटल फंडिंग के तो वो मुकम्मल करेंगे, वो नहीं है। तो वो डेफिनेशन के तौर पर ये उन लोगों पर फोकस कर रहा है जिनके पास अपने खुद के साधन नहीं है, कैपिटल नहीं है मकानों को मुकम्मल करने के लिए। वहां पर स्वामी आता है और बहुत बेहतरीन काम कर रहा है। तो अगर हम सिर्फ नंबर्स को देख लें, जो पहला फेज था वहां पर भी तकरीबन 15,000 करोड़ का जो प्रोविजन था, उसके अंतर्गत अगर उन्होंने 1 लाख मकान किए हैं, तो अभी बाकी के भी तकरीबन 1.5-2 लाख अगर और हो जाते हैं तो बहुत अच्छी परिस्थिति है। और एक और चीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि पिछले चंद सालों में, 3-4 सालों में मार्केट इंप्रूव होने के कारण बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट जो अटके पड़े थे, वो ऑटोमेटिकली उनके फाइनेंसेस इंप्रूव हुए हैं, और जो डेवलपर्स किसी कारण अटके हुए थे, उलझे हुए थे, उनको साधन मिला है प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने का। तो आप ये समझें कि ओवरऑल मार्केट कंडीशंस भी दुरुस्त हुई है, और स्वामी का ये सेकेंड 2.0 भी आया है। तो ओवरऑल सिचुएशन काफी बेहतरीन है। मुझे नहीं लगता इस पे कोई चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। बिल्कुल गुलाम सर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि रियल एस्टेट मार्केट बेहतर हुआ है। स्वामी फंड या ऐसे लास्ट माइल फंड अटके घरों के लिए एक उम्मीद की किरण जैसे हैं। हालांकि रफ्तार तेज होने की जरूरत है। यहां रुकेंगे एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप बने रहिए जी बिजनेस पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस, और आज हम चर्चा कर रहे हैं दिग्गज रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ बजट के ऐलानों पर। गुलाम सर, एक बार फिर आपके पास लौटेंगे और आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि स्वामी फंड का हम जिक्र कर रहे थे। रियल एस्टेट बेहतर हुआ है, लेकिन सीमित दायरे में। स्टक प्रोजेक्ट की जो समस्या थी उसमें थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। स्वामी फंड से 50,000 घर तैयार भी हुए हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपर्स ने टेंशन क्रिएट की है उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन कई सारे ऐसे जो रेप्यूटेड डेवलपर्स हैं, उन्होंने पिछले वक्तों में 3-4 सालों में उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट किया है जहां पर फाइनेंशियल्स इंप्रूव हुए और डेवलपर्स के पास कैपिटल की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट पर अच्छे डेवलपर्स ने उन प्रोजेक्ट्स पर ऑलरेडी एक्विजिशन करके काम मुकम्मल करना शुरू किया है। तो ओवरऑल जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो काफी चेंज हुई, इंप्रूव हुई है। तो ये जो कदम है, जाहिर सी बात है जरूरत तो थी इस बात की, और उसको गवर्नमेंट ने काफी फेवरेबली लिया है। और ये जो फंड आया है, इससे मुझे उम्मीद है कि आगे चल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलते हुए दिखाई देंगे। सौरभ गर्ग जी, 12 लाख तक की इनकम को कर मुक्त कर दिया गया है। इससे घर खरीदने वालों को कितना सपोर्ट मिलेगा? क्या वाकई ये रकम प्रॉपर्टी सेक्टर अट्रैक्ट कर पाएगा या दूसरे वर्टिकल में निवेश होती दिखेगी? हाँ, देखिए, ये जो पूरे का पूरा मिड हाउसिंग सेगमेंट है, इसमें अगेन डिमांड स्ट्रांग है। ऐसा नहीं है कि इसमें डिमांड नहीं है। तो अगर कोई भी आप इस तरीके से सोच रहा है कि मैं 50 लाख से लेकर 1.5 करोड़ के बीच का घर में इन्वेस्ट करता हूं, एंड जिस तरह का हमने ट्रेंड देखा है कि प्राइस अप्रिशिएट हो रहे हैं, तो काफी लोग इस चीज के बारे में सोचेंगे कि क्या हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या हम वो घर आगे जाके रेंट पे दे सकते हैं या कैपिटल गेन के लिए बेच सकते हैं। तो आई थिंक उस पर डेफिनेटली लोगों का रुझान होगा, क्योंकि रियल एस्टेट ने अच्छा रिटर्न दिया है, आगे भी उम्मीद है कि रिटर्न अच्छा देगी। तो लास्ट 2-3 साल में ये जो चेंज हुआ है,
क्योंकि अगर आप देखेंगे रियल एस्टेट हमेशा साइकिल्स में चलता है। तो 7-8 साल की साइकिल होती है जब रियल एस्टेट अच्छा करता है, फिर 7-8 साल वो स्टैग्नेंट रहता है। और अभी अगर आप देखें कि पिछले 3 साल से रियल एस्टेट अच्छा कर रहा है, तो इस साइकिल अभी चल रही है और अभी और अगले 4-5 साल ये साइकिल चलनी चाहिए। मुझे लगता है कि काफी इन्वेस्टर्स मार्केट में आएंगे। और अभी हमने देखा भी है कि पास्ट में भी फ्रॉम 2021 ऑनवर्ड्स इन्वेस्टर्स की तादाद थोड़ी बढ़ी है, जो कि 10 साल से ऑलमोस्ट मिसिंग थे, वो लोग वापस मार्केट में आए हैं। तो विद दिस एक्स्ट्रा डिस्पोजेबल इनकम कुछ नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आने चाहिए। सौरभ जी, जैसा कि हम उम्मीद कर रहे थे कि रीट्स को बूस्ट मिल सकता है, रीट्स में निवेश के लिए किसी तरह की टैक्स छूट या फिर कुछ फायदों को हम उम्मीद कर रहे थे इस बजट में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, ऐसा कोई ऐलान आया नहीं। कैसे रीट को बढ़ावा मिलेगा? दीपक जी, जैसा अपन अभी बात कर रहे थे, तो रीट और एसएम रीट के विषय पे मेरे ख्याल से इस बजट पे कुछ भी बेनिफिट डायरेक्टली नहीं पास किया गया। तो मैं काफी उम्मीद कर रहा था कि रीट ने तो एसएम रीट का जिस तरीके से ग्लोबली रीट रियल एस्टेट इकोसिस्टम को इतना प्रमोट करता है, तो हम लोग भी उम्मीद बना के बैठे थे कि रीट ने तो एसएम रीट पे कुछ बेनिफिट्स आएंगे, जिससे फ्रैक्शनल ओनरशिप जैसे बिजनेस से जो 10 से 15 लाख रुपए पे रियल एस्टेट को एक्सेस करना चाहते हैं, नहीं तो खरीदना चाहते हैं, उन लोगों को वही माध्यम है एक उनका उस तरीके के प्रॉपर्टी पे निवेश करने का। तो वो हमने देखा कि भी डायरेक्टली उस पर बेनिफिट नहीं दिया गया है। और अभी भी एसएम रीट का जो सब्जेक्ट है उस पर काफी कुछ क्लैरिटी रिक्वायर्ड है। पहली लिस्टिंग हो चुकी है, काफी लोगों ने वापस से अप्लाई करके रखा है, काफी प्लेयर्स ने। तो अब धीरे टाइम पे पता चलेगा कि किस तरीके से ये प्रमोट होता है, किस तरीके से लोग इसको देखते हैं, क्या पर्सपेक्टिव बनता है लोगों का। लेकिन बजट पे उस पॉइंट पे हमें भी काफी निराशा रही है कि कुछ भी डायरेक्ट बेनिफिट नहीं पास किया गया है एज फार एज एसएम रीट और रीट इज कंसर्न। बिल्कुल, यानी इस पूरी चर्चा में हमारे एक्सपर्ट्स के मूड को अगर हम समझें तो बजट में जो ऐलान हुए हैं वो रियल एस्टेट के रोड मैप को तैयार करने वाले हैं। हालांकि जो विश लिस्ट बीते कई सालों से रियल एस्टेट सेक्टर वित्त मंत्री के सामने रख रहा है उस पर कुछ नहीं आया, जिसको लेकर निराशा भी दिख रही है। ओवरऑल उम्मीद कायम है। प्रदीप जी, गुलाम जी, सौरभ गर्ग जी और सौरभ वोरा जी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। तो यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए जी बिजनेस पर।